हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं कि विल बी का प्रयोग कब होता है और विल का प्रयोग कब होता है, दोनों में क्या अंतर है। शैल बी का प्रयोग कब होता है और शैल का प्रयोग कब होता है, इस दोनों में भी काफ़ी अंतर है। और शैल विल के बाद हैव यानी शैल हैव और विल हैव का प्रयोग कब किया जाता है और इसका भी एक अलग मीनिंग निकलता है। तो इसमें काफ़ी जो कन्फ्यूजन होता है, आज यह कन्फ्यूजन कंप्लीट खत्म हो जाने वाला है और इससे संबंधित आप किसी भी वाक्य को बनाने में किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं फील कर पाएंगे। और इसकी काफ़ी आवश्यक भी है आपको स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि आपको रोज जरूरी पड़ता है, काफ़ी बार जरूरी पड़ता है। मैं पढ़ूंगा, मैं खुश रहूंगा, बच्चे प्रसन्न होंगे, वह स्कूल जाएगा, मैं एक उपन्यास लिखूंगा, मेरे पास एक घर होगा, हर समय बोलते हैं। लेकिन कब विल बी होता है, कब केवल विले होता है, अंतर होता है। कब शैल होगा, कब शैल बी होगा, दोनों में अंतर होता है। कब मेरे पास शैल के बाद हैव और विल के बाद हैव आता है, इसमें भी अंतर होता है। तो तीन टॉपिक पर आज जो बात करने वाले हैं, तीनों आपको दिन भर में कम से कम तो 3 बार जरूर बोलना पड़ता है। जब आप एक बार किसी से कम्युनिकेशन करें, बात करना शुरू करें, तो उससे बात करने के कुछ ही समय में यानी मिनटों में ही आपको कई बार इस वाक्य को बोलना पड़ जाता है और वहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो जाता है, कब विल बी करे और कब विल करे, कब शैल बी करे और कब शैल करे, कब शैल हैव करे या केवल शैल का प्रयोग करे। तो आज यह कंफ्यूजन खत्म हो जाने वाला है और बेझिझक आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने बताया आपको शैल और विल का प्रयोग करेंगे, यानी शैल और विल का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना होता है। ऐसे इच्छा होता है, विल माने इच्छा होता है, जिज्ञासा होता है। लेकिन जब वाक्य में इसकी प्रयोग होता है तो यह मीनिंग देता है गा गे गी का मीनिंग देता है, गा गे गी का मीनिंग देता है। यानी शैल और विल का जो यूज होता है वह गा गे गी का प्रयोग में होता है। अब बात आता है शैल बी और विल बी का प्रयोग कब होता है। फिर तो शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है जब वाक्य के अंत में अलग से होगा, होगी, होंगे, होगा, ये सब वर्ड अलग से कोई जुड़ा रहे किसी वाक्य के अंत में, तब शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब विल और शैल का केवल प्रयोग करना हो तो आप वाक्य के अंत में देखेंगे लास्ट वाले क्रिया के साथ ही पढ़ेगी, पढ़ने के साथ ही गी लगा रहेगा, खेलेगी, सोएगी, रोएगी, पढ़ाएगी, यानी सब के साथ ही लगा रहता है। लेकिन जब विल बी या शैल बी का जब चेक करा जाएगा तो उसके बाद जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में जो बनता है अलग से वह शब्द ही लेकर आता है। किसी सब क्रिया के अंत में ही गागे घी नहीं लगा रहा, तो वह शब्द ही अलग आ जाता है। मैं खुश होऊंगा, बच्चे प्रसन्न होंगे, राम दुखी होगा, यानी अलग होगा, अलग। अब देखिएगा होगा अलग आएगा तब विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। और विल और शैल के बाद हैव जो आता है वह होता है मेरे पास एक घर होगा, राम के पास एक कार होगा, मेरे पास एक अच्छी घर होगी, वह अपने पास मुझे रखेगी। ऐसे जब सब पास का शब्द आ जाता है तब विल या शैल के बाद हैव का प्रयोग किया जाता है। अब बात है कि विल और शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो आप समझ लीजिए स्पोकन इंग्लिश में कहीं भी विल और कहीं भी शैल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं वो सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य से आवश्यकता को दर्शाना हो तो ठीक इसके अपोजिट हो जाता है, आई और बी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है और सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप बोले तो आप समझ सकते हैं मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, वह पढ़ेगी, सी विल रीड। अगर बोले मैं अवश्य पढ़ूंगा तो आई विल रीड, वह अवश्य पढ़ेगी तो सी विल रीड। यानी जब आवश्यकता को दर्शा दे गागे की के साथ तो
फिर वह अपोजिट होगा। तो सारे को देखते हैं क्रम में आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी इसकी आवश्यकता पड़ता है। यह कहें तो समझिए आपके इंग्लिश स्पोकन का इंटीग्रल भाग है, डेट कांट बी एस्केप फ्रॉम योर पार्ट ऑफ नॉलेज, यानी इसकी ज्ञान आपके भाग जो है आपके लिए जो जरूरी है इसको आप स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश। सो कम एंड सी। तो पहला मैंने बोला कि बिल और सेल का प्रयोग करेंगे गा के गी के लिए, बिल भी और सेल भी का प्रयोग करेंगे जब अलग से वाक्य के अंत में शब्द होगा, होंगे, होंगे, होगा, होगी लगा रहे तब, और बिल सेल के बाद हैव का प्रयोग तब करेंगे जब पास होगा, पास होगी, पास होंगे, ऐसी कोई शब्द आ जाए तब प्रयोग करेंगे। लेकिन जब स्ट्रक्चर के माध्यम से करें तो मैं आपको 3 बातों के लिए 3 स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अगर ग्रामेटिकली आप चाहे तो ग्रामेटिकली क्लियर भी कर सकते हैं। मैंने तो एक अर्थ में बताया आपको, लेकिन ग्रामेटिकली भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे 3 स्ट्रक्चर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और देखिए तीनों आपके लिए कमाल का काम करेगा। तीनों का तीनों आपके लिए कमाल का काम करेगा। पहला नंबर स्ट्रक्चर जो है सो देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद शैल का प्रयोग करें या बिल का प्रयोग करें, प्लस में V1 आना चाहिए और OC करने का मतलब कुछ भी अदर कंप्लीमेंट आ जाए। दूसरा एक स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बिल या शैल का प्रयोग करें, प्लस में बी का प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब का पहला रूप नहीं मिले, क्योंकि मॉडल वर्ब का पहला रूप लेता है और बिल और शैल वर्ब का ये मॉडल वर्ब होता है, जो कि मॉडल वर्ब के सीरीज में ही हम लोग चल रहे हैं। एक क्लास और भी मॉडल वर्ब में आपको शुड, मस्ट और ought to के बारे में मैंने पढ़ा चुका है, तो उसे भी देखिए आप। और तब यहाँ पर आता है क्या, तो नाउन आ जाएगा या फिर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव प्लस में OC जो भी आना है तो आने दीजिए। और एक स्ट्रक्चर और देखिए, वह सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बिल का भी प्रयोग हो सकता है, सेल का भी प्रयोग हो सकता है, प्लस में हैव आता है, और उसके बाद जो सेंटेंस में आएगा वह नाउन आता है और या एडजेक्टिव आ जाता है। या OC डायरेक्ट बोले तो OC कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट इसके बाद OC अदर कंप्लीमेंट होता है, यानी कुछ भी आ जाए इसके बाद। तो 3 स्ट्रक्चर, कमाल का तीनों स्ट्रक्चर है और आपके लिए कहे तो इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में इसकी अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो समझ लिए आप अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक। सबसे पहले मैंने बताया 3 एग्जाम्पल को लिखते हैं, मैं देखते हैं। मैं खुश होऊंगा, देखिए मैं खुश होऊंगा। दूसरा देखिएगा, मैं पढ़ूंगा, मेरे पास एक घर होगा। 3 सेंटेंस आप 3 छोटा छोटा सेंटेंस और 3 से ही चाहे तो इसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, जब किसी वाक्य के लास्ट वाले शब्द के साथ ही आगे गी लग जाए तो विल या शैल का केवल प्रयोग करेंगे। जब अलग से यह शब्द लगा रहे, ये सारे शब्द अलग से वाक्य के अंत में अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, विल भी शैल भी का प्रयोग करेंगे। लेकिन पास शब्द के साथ तब आए होगा, होगी, होंगे तब हैव के साथ आएगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैं खुश होऊंगा, आई शैल, देखिए अलग से ना होऊंगा वर्ड आया, ये स्पेशल अलग से ना वाक्य के अंत में जुट गया, तब बी लगा देंगे, बी हैप्पी। दूसरा क्या, मैं पढ़ू, देखिए पढ़ू के साथ ही ना गा लग गया है, पढ़ू के साथ ही ना गा लग गया है, देखिए लास्ट वाले शब्द के साथ ही ना गा गए गी में से कोई लग गया है, तो समझ लीजिए ऐसा वर्ब के साथ होता है केवल। इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, आई शैल रीड। और देखिए इसमें भी अलग से होगा, होगी, होंगे, होगा, लेकिन पास वर्ड, सॉरी, मेरे पास एक घर होगा।
देखिए इसमें भी अलग से होगा होगी लगा रहेगा, लेकिन पासवर्ड केवल वो समझ लीजिएगा शब्द लगा रहेगा, तब लिखेंगे आई शैल हैव ए हाउस। यानी ये 3 सेंटेंस है, आपके 3000 सेंटेंस के बराबर है। अब इससे कुछ भी कर सकते हैं, तो मेनली समझना। अब देखिए ये तो मैंने एक आपके लैंग्वेज के आधार पर बताया, ग्रामर से समझ लीजिए। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग तब किया जाता है जब यहां पर वर्ब का प्रयोग पहला रूप आ जाए। तो देखिए आई शैल बी हैप्पी का प्रयोग कर दिए है, कब? क्योंकि एडजेक्टिव है, हैप्पी तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन आई शैल रीड क्यों प्रयोग किया? क्योंकि वर्ब का पहला रूप आ गया तो केवल शैल होगा। और पास वाला कोई बात आ जाए, पास लगा रहा है, मेरे पास घर होगा, मेरे पास एक दुकान होगा, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? आई शैल हैव। अब बात आता है कि हमें बी क्यों नहीं रहेगा, तो हैव वर्ब का पहला रूप होता है जी। हैव का ही तो हैड होता है, हैविंग बनता है। यानी हैव जो होता है ना, वर्ब का पहला रूप होता है, इसलिए यह बी लेके नहीं आया। क्योंकि एक स्ट्रक्चर और हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आ जाए तो वर्ब का पहला रूप आ जाए तो हमें बी नहीं लगेगा, इसीलिए अलग से एक तीसरा स्ट्रक्चर ना दे कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल आ जाए प्लस में तब हैव आ जाए, तो उस हैव के बाद कुछ आपको पहले बी का जरूरी नहीं पड़ता है या बादों में बी का जरूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि खुदे अपने आप में एक वर्ब होता है। तो आप समझ चुके हैं कि अलग से होगा। जैसे फिर अन्य स्ट्रक्चर से और आपसे मिलकर बताते हैं। देखिए अन्य सेंटेंस भी कुछ लिखते हैं, सो देखिए देखिएगा, राम के पास एक कार होगा या गाड़ी होगा, जो लिखना है लिख दीजिए। दूसरा देखिए, राम कल विद्यालय जाएगा। तीसरा देखिए, राम थका होगा, राम थका होगा। बस आपको अब देखिए इसमें देखना क्या है, पहला वर्ड में पहला वाक्य में देखिए, राम के पास एक घर होगा यानी एक कार होगा। तो देखिए राम के जब ये बोले क्या कि पास के बाद अगर पास वर्ड आ जाए, पास लगा रहा है, उसके बाद होगा होगी होंगे तो केवल शैल और विल के बाद हैव लगा देना, उसके बाद जो चीज लिखना है लिख दिए। तो राम के पास एक घर कार होगा तो क्या लिख देंगे? राम विल हैव ए कार। सेंटेंस हो गया। और यहां पर देखिए राम कल विद्यालय जाएगा। देखिए विद्यालय जाएगा, देखिए जाएगा, जाने के साथ जाएगा, जाने का क्या होता है? गो के साथ है ना लगा हुआ है, जाने के साथ है ना आगे लग गया है, यानी अलग से नहीं ना आया। देखिए इसमें अलग से होगा लगा है, अलग से होगा लगा हुआ है, समझे? तो लेकिन तो इसमें भी हमको क्या करना चाहिए था? विल भी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पास आ जाने के शब्द के आने के कारण केवल हैव लग जाता है और हैव वर्ब का पहला रूप हो जाता है, इसलिए नहीं इसमें भी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक के साथ ना गया है, जाएगा, यानी अलग से कोई शब्द नहीं, वाक्य के अंत वाले शब्द में ही गागेगी जुट जाए, तो ऐसी स्थिति में केवल किसका प्रयोग करेंगे? विल और शैल का प्रयोग करेंगे। यानी राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल टुमारो। और यहां पर देखिए राम थका होगा, देखिए ये होगा, थकेगा लिखा हुआ है, थकेगा नहीं लिखा हुआ, थका होगा, ये होगा शब्द अलग ना गया तो विल बी या शैल बी लेकर आएगा। तो ये लेगा क्या? राम विल बी टायर्ड, राम विल बी टायर्ड। तो आप समझ चुके हैं
कि कब विल बी का प्रयोग होगा, कब शैल बी का प्रयोग होगा। मतलब आप जो समझिए मेनली उसी दो को समझिए, आप मेनली उसी दो को समझिए। और तीसरा में केवल समझ लीजिए पास जुड़ा लगा रहे तो केवल है शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग करके आप काम करेंगे। लेकिन मेन यही दोनों समझना, जब किसी वाक्य के लास्ट वाले शब्द में ही गागे गी जुड़ा हो तब वहां पर केवल शैल और विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन लास्ट वाले शब्द वाक्य के लास्ट में अलग से होगा, होंगे, होंगे, होगा, होगी लगा रहे तब वहां पर विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से आपका आसान हो जाएगा। और केवल पास होगा अगर लिखा होगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे, तब शैल और विल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से यह विल शैल का जो है 3 चक्कर जो है कि होता है और 3 प्रकार का वाक्य में बनता है, जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में काफी आवश्यक होता है। तो आप समझ चुके हैं। अब नॉर्मली बात आ गया आई बी के साथ, तो देखिएगा विल और शैल का प्रयोग करेंगे तो आई, और याद रखिएगा बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है सामान्य सेंटेंस में, यानी नॉर्मल अगर कोई वाक्य हो, नॉर्मल वाक्य सेंटेंस में। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट और आवश्यक इसेंशियली को दर्शाना हो, यानी आवश्यकता को दर्शाना हो, आवश्यकता दर्शाना हो, आवश्यकता को दर्शाना हो तो आप समझ लीजिएगा आई और बी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है। अन्य के साथ, अन्य जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ शैल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आई और बी के साथ क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे सामान्य सेंटेंस में, और अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आप इस चीज को समझ चुके हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ूंगा, तो आप देख रहे हैं मैं पढ़ूंगा तो सामान्य सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई शैल रीड। मैं अवश्य पढ़ूंगा तो आई विल रीड हो जाएगा। अगर बोले वह पढ़ेगी तो सी विल रीड होगा, वह अवश्य पढ़ेगी तो सी शैल रीड हो जाएगा। मतलब इसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन इसकी स्पोकन इंग्लिश में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 100% सही होता है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ लीजिए हैं कि क्या क्या चक्कर है कि अगर कोई वाक्य जो है, अगर हमेशा दिमाग में आपको रखना है कि इंग्लिश स्पोकन के लिए कि जब भी आपको किसी वाक्य के लास्ट वाले शब्द में गागे गी लग जाए तो आप केवल करेंगे क्या, विल और शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे वह यहाँ आएगी, वह एक और देखते, वह यहाँ आएगी, आएगी। देखिए यह गी जो लगा है किसके साथ लगा हुआ है, आए के साथ है ना, तो क्या लिखेंगे, शी विल कम हियर। अगर पहला अब बोलेंगे वह खुश होगी, अलग से देखिएगा, वह चाहे वह दुखी होगी, कुछ भी लिख दे, खुश होगी या भूखी होगी, आप अभी लिखे खुश, वह भूखी होगी, तो इसमें देखिए तो होगी अलग ना आया है, ये भूखी के साथ कुछ आया थोड़ी है, भूखी अलग है, होगी अलग है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, शी विल बी हंग्री। आप बोलेंगे उसके पास एक कलम होगा, उसके पास अगर खाली आ जाए तो पास एक कलम होगा, उसके पास एक कलम होगी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, शी विल हैव ए पेन। तो आप समझ सकते हैं यहां भी विल बी का ही प्रयोग होता है, क्योंकि होगी अलग आ गया है, जैसे इसमें होगी अलग आ गया, लेकिन एक हैव जो पास के लिए हैव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, हैव वर्ब का पहला रूप होता है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। और इसी के कारण क्या होता है कि वहां पर बी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखे थे कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, यानी विल शैल भी मॉडल वर्ब है और इसके साथ ही वर्ब का पहला रूप होना चाहिए। तो पहला रूप तो हैव आ ही जाता है, इसलिए बी का प्रयोग क्यों करूं, नहीं तो यहां भी विल बी का प्रयोग हो जाता। लेकिन तो समझ लेगा पास होगा, होगी, होंगे अगर लगा रहे तो वैसी स्थिति में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, उसमें भी बी नहीं आएगा।
लास्ट वाले कोई भी वाक्य के लास्ट वाले शब्द के साथ ही आगे गी लग जाएगा तो उसमें भी केवल विल और शैल का प्रयोग करेंगे, विल बी शैल बी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पास्ट वाला कुछ बात नहीं हो, सीधे कोई नॉर्मल सेंटेंस हो और उसके लास्ट में होगी अलग लग जाए, होंगे होगा अलग से लगा हो, तब उसमें विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है और करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इस जो एक इम्पोर्टेंट सेशन पर जो मैंने काम किया, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में हर समय आपकी इसकी आवश्यकता पड़ता है। तो मैं इस तरह से ऐसी वीडियो लगातार ला रहा हूँ और लाता रहूँगा, और इस तरह से मैं वह सब कुछ आपको सिखा दूंगा जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। यानी मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला जो आपके लिए आवश्यक हो। बस आपका जो काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। बस इससे मेरा हौसला बनेगा और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो बस देखते रहें, अच्छे से इंग्लिश बोलते रहें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।